मेंडल उसके एक्सपेरिमेंट में थोड़ा और आगे गया और उन्होंने अब एक के बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मतलब दो-दो कैरेक्टरिस्टिक एक साथ कंसीडर करने का शुरू कर दिया। जब दो-दो कैरेक्टरिस्टिक एक साथ वो कंसीडर करने लगे, तो इसे हम कहेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। So which characters were considered? He considered seed color and seed shape. Seed color में yellow is dominant and green is recessive. Seed shape में round is dominant and wrinkled is recessive. तो जब उन्होंने क्रॉस परफॉर्म किया बेटा, जब उन्होंने क्रॉस परफॉर्म किया, सॉरी, जब उन्होंने क्रॉस परफॉर्म किया, तब उन्होंने क्या देखा? He considered a round and yellow plant, pure variety of round and yellow plant, and he considered pure variety of wrinkled and green. यानी दोनों रिसेसिव कैरेक्टर को एक साथ लिया और दोनों डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ लिया। ठीक है, जब राउंड एंड येलो का बात करेंगे तो बेटा गैमीट कैसे बनते हैं ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान रखो जब गैमीट बनना होगा तो एक अल्फाबेट का, यानी अगर आर है तो अगर कैपिटल और स्मॉल आर है तो उसमें से कोई भी एक ही आर आएगा, या कैपिटल आर आएगा या स्मॉल आर आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम ही आर है तो सेम टाइप का आर यहाँ पर आ चुका है, सेम टाइप का आर यहाँ पे आ गया, सेम टाइप के वाई है तो सेम टाइप का वाई आ गया। तो गैमिट किसका बना है? गैमिट बना है कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। वहीं पे इसका सेम गैमिट बनेगा विच इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। जब इनको हम फ्यूज कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई जो है उसको फ्यूज किया जाता है स्मॉल वाई के साथ। सेम लेटर्स हमेशा साथ में फ्यूज होने के बाद उनको साथ में ही लिखेंगे। एंड कैपिटल आर विल बी रिटन विद स्मॉल आर लाइक दिस। यहां तक क्लियर है बेटा? समझ पाए हम क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, अब जो प्रोजेनी बना उसमें डोमिनेंट अलील वाई है, डोमिनेंट अलील आर है। सो येलो एंड राउंड मिला था हमको F1 प्रोजेनी। सारे F1 प्रोजेनीज येलो और राउंड ही थे विच इज डोमिनेंट ट्रेट। अब जब इनको हम सेल्फ क्रॉस करते हैं, यानी जब हम इस पर्टिकुलर चीज को सेल्फ क्रॉस करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को जब सेल्फ क्रॉस करेंगे बेटा, तो हमको चार प्रकार के गैमीट बन के मिल सकते हैं, जिसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है। ठीक है, एंड कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। उसी प्रकार से स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल आर के साथ जा सकता है, स्मॉल वाई जो है वो स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। तो इस प्रकार से हमको मिल जाएंगे चार अलग अलग गैमीट, और दोनों के लिए सेम रहेगा बिकॉज मेल एंड फीमेल तो सेम ही है। इनको जब हम क्रॉस में डालते हैं, जब यूनिट स्क्वायर में डालेंगे, तो कुछ इस प्रकार क्रॉस हमको बन के रेडी मिल जाएगा। ठीक है, wherein there are yellow and round. So if you just notice, then there are 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 round that are present. That is, there are 9 round and yellow phenotype wale. Then there are 3 yellow and wrinkled. That is 3 yellow, sorry, 3 are yellow and wrinkle यानी छोटू r and capital Y. Then there are 3 which are round and green. So there are 3 round and green, and there is just one which is green and wrinkled. This becomes its phenotypic ratio. ये हो गया उसके F2 जनरेशन का phenotypic ratio. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मेंडल जो है वो काफी शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि उसका एक्सपेक्टेशन ये था कि जब फ्यूज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 75% राउंड और येलो मिलेंगे और 75% जो है वो ग्रीन और रिंकल्ड मिलेंगे। लेकिन टू हिज सरप्राइज उसको दो नए कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए। कौन से दो नए कैरेक्टरिस्टिक्स मिले? विच इज रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन। ये तो पेरेंट्स में थे ही नहीं।
इसको देख के उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ही डेवलप्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट ओवर हियर व्हिच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने एक नया लॉ प्रोवाइड किया व्हिच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहां पे वो क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि जब दो ट्रेड के पेयर्स साथ में रहेंगे और वो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तब there is segregation of one pair of characters independent to other pairs of characters, यानी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई में से इन कैरेक्टर्स का, यानी ये सीड कलर के कैरेक्टर्स का जो दो ट्रेड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों अलील सेग्रीगेट हो जाएंगे इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज टू बी डन विद द नेक्स्ट बाजू वाला ट्रेड। दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आर वी क्लियर अप टिल हियर बेटा? All right. So this in law of independent assortment was derived by dihybrid cross. Remember one more thing कि dihybrid cross का जीनोटिपिक रेशियो भी था। तो dihybrid cross का जीनोटिपिक रेशियो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इट इज 1:2:2:4:1:2:2:1 which is 12:24:12:12:1. All right. All right बेटा, यानी इस टाइप के एग्जैक्ट इस टाइप का सिर्फ एक ही वेराइटी है, सो इट इज वन। इस टाइप के दो वेराइटी हो गए, सो इट इज टू। इस टाइप के भी दो वेराइटी है, सो इट इज टू। इस टाइप के चार वेराइटी मिल रहे हैं, सो इट इज फोर। इस टाइप का एक ही वेराइटी है, सो वन। इस टाइप का हमको दो वेराइटी मिल रहा है, सो इट इज टू। इस टाइप का वेराइटी एक ही है, सो इट इज वन। इस टाइप के दो, सो इट इज टू, और इस टाइप का वन, सो इट इज वन। सो दैट्स हाउ इट कम्स अबाउट। ऑलराइट, these are certain important formulas that needs to be understood. Please make sure that you remember and understand this formula. अगर हमको कैलकुलेट करना कि कितने गैमीट्स बन रहे हैं, तो फॉर्मूला इज 2 raised to n। ठीक है, वेर n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अगर ये नहीं समझता ना, तो सिंपल चीज याद रखो बेटा, अगर मेरे पास ऐसे है तो ये दो प्रकार की गैमिट बना सकता है, ये एक प्रकार का गैमिट बना सकता है। मल्टीप्लाई डाल दो एंड यू गेट टू एज आंसर। अगर मेरे पास ऐसे है कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल डी, ये दो प्रकार का बना पाएगा, ये एक ही टाइप का गैमिट बनाएगा, ये दो टाइप के गैमिट बना पाएगा, और ये एक ही टाइप का गैमिट बना पाएगा। पुट मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड यू गेट 4 एज योर आंसर ओवर हियर। Did we understand how to calculate number of gametes? All right. To calculate number of phenotype, you put 2 raised to n as your formula, where again n is nothing but total number of heterozygous. तो इसमें कितने heterozygous है? एक heterozygous हुआ, दो heterozygous हुआ. So 2 raised to 2, so answer is 4. Understood? Number of genotypes अगर करना है तो हम 3 raised to n करेंगे, तो जितने हेट्रोजाइगस रहेंगे उसका रेस टू एन। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो हेट्रोजाइगस है, 3 raised to 2 विच इज 9, सो यू गेट 9 एज योर आंसर ओवर हियर। तो देयर आर 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स दैट आर अवेलेबल। हाउ मेनी जायगोट्स आर फॉर्म? सो यू राइट 4 raised to n, दैट इज 4 raised to 3। उतने जायगोट बनने की काबिलियत रखते हैं, यानी 16 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आर वी क्लियर अप टिल हियर? ठीक है, 16 नहीं, ज्यादा जायगोट्स बनेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अप टिल हियर। ऑलराइट बेटा, अब मेंडल ने फिनोटिपिक रेशियो तो देख के बता दिया, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो कैसे पता चला उसको? उसको कैसे पता चला कि अगर कोई प्लांट टॉल है, अगर कोई प्लांट टॉल है, तो उसको कैसे पता चला कि ये टॉल प्लांट जो उसको मिल रहा है, ये प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है? तो इसके लिए वो टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करता था। अब ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली डू वी अंडरस्टैंड बाय टेस्ट क्रॉस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक पेरेंट है जिसका क्रॉस हुआ दूसरे पेरेंट के साथ। इनका जो प्रोजेनी मिला वो हमको मिला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, विच इज टॉल। हाउ डू वी गेट टू नो दैट दिस इज होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल? तो इसके लिए परफॉर्म किया जाता है टेस्ट क्रॉस। इट इज बेसिकली परफॉर्म्ड टू अंडरस्टैंड द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ना, अगर मैं, ध्यान से सुनना, एकदम इधर ध्यान दे दो बेटा, अगर मैं इसको दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करता हूं, तो मैं पीछे जा रहा हूं ना, पीछे जा रहा हूं, तो इसको मैं कह दूंगा बैक क्रॉस। क्या कह दूंगा इसको मैं? वी कॉल इट एज बैक
क्रॉस, आई विल कॉल इट एज बैक क्रॉस। अगर मैं इसको डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करता हूं, इफ आई क्रॉस विद कैपिटल डी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सारे के सारे प्रोजेनी मेरे को कैपिटल डी स्मॉल टी, तो सारे के सारे प्रोजेनी मेरे को हमेशा इस प्रकार के ही मिलेंगे, which is all tall हमेशा। will I get to know that it is heterozygous then? My answer is no। इस वजह से he perform another cross as well, जिसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं F1 प्रोजेनी को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करता हूं, अगर मैं F1 प्रोजेनी को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करता हूं, which is if I cross capital T small t with small t, I can have capital T small t एंड आई कैन हैव स्मॉल टी, यानी मुझे टॉल और ड्वार्फ दोनों पेरेंट दोनों फिनोटाइप मिलेंगे। अगर मेरे को ड्वार्फ वाला भी फिनोटाइप मिल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है दैट जो F1 प्रोजेनी है दैट इज हेटेरोजाइगस इन नेचर। तो इट इज दिस विच इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। इसे हम कह देंगे टेस्ट क्रॉस, बिकॉज जब तुम F1 प्रोजेनी को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो तो तुमको अपॉर्चुनिटी मिलता है ये जानने का कि F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या है। लेकिन जब तुम F1 प्रोजेनी को क्रॉस कर रहे हो होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, तो हमें ये पता नहीं चलता कि F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या है, बट क्रॉस तो हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे सिंपल बैक क्रॉस। बट इस वाले क्रॉस को, यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है, इस वाले क्रॉस को हम बैक क्रॉस भी कह सकते हैं और टेस्ट क्रॉस भी कह सकते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर सो फार। सो इसके लिए हमारे को एक स्टेटमेंट दिया है दैट एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। हर एक टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस है, लेकिन हर एक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता। ये एक स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमको आ सकता है। प्लीज मेक श्योर दैट यू नो दिस वन। All right. And test cross का genotypic और phenotypic ratio will always be 1:1. Remember that. It will always remain 1:1. Why are we performing test cross? So as we said, it helps in confirming the genotype and it is also used to find the type of gametes that it can form. All right. So yeah, monohybrid cross के लिए phenotypic and genotypic ratio in test cross will always be 1:1, whereas dihybrid test cross के लिए the ratio will be 1:1:1 always. All right. I hope the concept is clear. Now, what are the reason why Mendel was successful in his experiment? So Mendel was successful in his experiment because वो हमेशा true breeding लेता था pea plant का। इसके अलावा वो हमेशा उसने contrasting characters का ही select किया। प्लस उसने 3 से 4 जनरेशन तक काम किया था, सिर्फ 1 या 2 जनरेशन में आके छोड़ नहीं दिया, 3 से 4 जनरेशन तक उसने किया ताकि उसका काम जो है वो काफ़ी अच्छा क्रेडिबिलिटी गेन कर सके। इसके अलावा मेंडल ने जो भी ट्रेट सिलेक्ट किए, फॉर्च्यूनेटली वो लकी था कि वो सारे के सारे ट्रेट में से कहीं पे भी लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस दिखाई नहीं दिया था। ठीक है, अब ये सारे क्या होते हैं ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा उसने स्टैटिस्टिकल टूल यूज किया, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया ताकि उसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा एक्यूरेट हो और ऑथेंटिक हो। ठीक है, उन्होंने कोई वेरिएशंस को स्टडी करने का कोशिश ही नहीं किया था, उनको कोई वेरिएशंस मिले भी नहीं थे और उन वेरिएशंस को स्टडी करने का कोशिश भी नहीं किया था। तो इन सारे फायदों के वजह से मेंडल का एक्सपेरिमेंट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक एक्सपेरिमेंट एंड इट वेंट वेरी वेरी सक्सेसफुल। ऑलराइट, इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करके काफी ज्यादा लोगों को प्रेरणा मिली और उन्होंने कहा कि ये तो काफी मजेदार चीज है, लेट्स ट्राई टू गो अहेड लिटिल बिट मोर। और उन्होंने अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करना शुरू किया एग्जैक्टली मेंडल की तरह। और फिर उन्होंने जो रिजल्ट्स मिले उन्होंने नोटिस किया कि अरे यार ये तो काफी ज्यादा वेरिएशंस मिल रहे हैं। मेंडल ने जो काम बोला था उस हिसाब से तो यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, सारे अलग अलग वेरिएशंस मिलने लगे। इन सारे वेरिएशंस को हम आज कह सकते हैं एक नया जेनेटिक्स विच इज नियो जेनेटिक्स या नियो मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी नया मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, या फिर नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी ऐसे जेनेटिक्स जो मेंडल का लॉस को फॉलो करते नहीं है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू गो अहेड विद दैट आल्सो इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल।